अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। आप बखूबी जानते हैं कि हुकूमत कर्नाटक चंद ही दिनों में टीईटी कॉल करने वाली है। तो इसी के पेश नज़र गुज़िश्ता साल चलने वाले टीईटी के सवाली पर्चों को हम हल कर रहे हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो क्या है, 2022 में चलने वाले पेपर वन के सवाली पर्चे में खुसूसन माहौलियात यानी माहौलियाती साइंस को आपके सामने हल कर रहे हैं। ये क्या है, जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, ये हम हर एक सवाल को तफसीलन यानी उसके ऑप्शंस की भी तशरी उर्दू ज़ुबान में करने की कोशिश की है, ताकि नए सीखने वालों के लिए आसानी हो सके। तो इसके लिए आप हमारा वीडियो मुकम्मल देखिएगा, ताकि आप इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें और टीईटी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकें। और आप इस तरह से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले जो टीटी के इम्तिहान हैं, उसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करें। तो ये कर्नाटक टीटी 2022 का है सवाली पर्चा। क्या है? हाँ, कर्नाटक टीटी 2022 का क्वेश्चन पेपर है। तो पेपर वन लिखना था हमें, पेपर वन एनवायरमेंटल स्टडीज यानी टीईटी पेपर वन है। तो उसका ये सवाली पर्चा है। तो ये माहौलियाती साइंस है। तो चलिएगा इसमें पूछे जाने वाले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल है मुतगय्यर मुज़ाहिमत की अलामत। यहाँ पर 4 अलामतें दी गई हैं। उसमें से मुतगय्यर मुज़ाहिमत, सिर्फ मुज़ाहिमत नहीं कहा गया, मुतगय्यर मुज़ाहिमत की अलामत की निशानदेही करना है। तो चलिएगा हम एक एक ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। पहली अलामत में क्या है, ये बल्ब की अलामत है। ये पहली अलामत है, ये क्या है, बल्ब को जाहिर करती है। और दूसरी अलामत देखिएगा नंबर 2 में, ये अलामत जो है, ये क्या है, ये एक मुजाहिम की अलामत है, जिसे एक जिगजैग लाइन से जाहिर किया जाता है। जिगजैग जिस तरह से यहाँ पर है। तो मुजाहिम का काम बल्कि सर्किट में बल्कि रव के बहाव को रोकना या कंट्रोल करना होता है। तो मुजाहिमत का मतलब करंट को रोकना, कंट्रोल करना होता है। तो इस लिहाज से क्या है, ये इसका मतलब ये है। और तीसरा तीसरा का हम अगले स्क्रीन में देखेंगे। तो चौथे का ऑप्शन क्या है, क्या चौथी जो शक्ल है, अलामत नंबर 4, शक्ल नंबर 4, ये एक फ्यूज है जो लगाते हैं। फ्यूज फ्यूज की अलामत है, जो एक हिफाजती आला है। फ्यूज सर्किट को करंट या शॉर्ट सर्किट की वजह से होने वाले नुकसान से बचाता है। इसमें एक पतली तार होती है जो ज्यादा करंट बहने पर पिघल जाती है और सर्किट का ताल्लुक तोड़ देती है। तो यहाँ पर हम इस सवाली परिचय में हर एक ऑप्शन की तशरीह की है, और उससे पर आने वाले सवालात को भी आप किस तरह से उस पर सवालात निकाल सकते हैं, आप उसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये फ्यूज़ की तशरीह है, फ्यूज़ के इस्तेमालात। तो चलिएगा तीसरी अलामत क्या कहती है, देखिएगा तीसरी अलामत देखिएगा, तीसरी शक्ल, शक्ल नंबर 3, ये शक्ल आपके सामने जो है, ये शक्ल क्या है, क्या कहती है, देखिए। हाँ, बल्कि सर्किट्स में मुजाहिमत की अलामत एक जिगजैग की लाइन की तरह होती है। बल्कि सर्किट में जिस तरह से शक्ल नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 में, अगर मुजाहिमत की कदर को तब्दील किया जा सके तो उसे मुतगय्यर मुजाहिमत कहते हैं। उस कदर को क्या है, तब्दील करना। तो इस लिहाज से इसकी अलामत में जिगजैग लाइन पर एक तीर का निशान लगाया गया है, जो ऑप्शन 3 में है, जो यह जाहिर करता है कि इसकी कदर बदला जा सकता है। मुतगय्यर का मतलब बदलना, तब्दील से आते, तगय्युर से मुतगय्यर आया, तो बदलते रहती है उसकी हर वक्त मुजाहिमत। तो वही को जाहिर, उसी बात को यहाँ पर जाहिर कर रहा है, मुतगय्यर मुजाहिमत। तो उस लिहाज से क्या है, इसका दुरुस्त जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है। क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका दुरुस्त जवाब है। तो हम जो आपके सामने जो जवाबात पेश कर रहे हैं, ये ऑफिशियल की आंसर भी हैं, और उसको क्या है, हम तशरीह के साथ आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो देखिएगा अगला सवाल, दर्ज झील में से ये एक बल्कि मौसिल है। बल्कि मौसिल, तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि बल्कि मौसिल किसे कहते हैं।
बल्कि मौसिल किसे कहते हैं, इसको जानना है। तो देखिएगा उसकी वजाहत में हम जाएं तो ये बल्कि मौसिल की तारीफ कुछ इस तरह से है। बल्कि मौसिल वो मादा होता है जो बिजली को अपने अंदर से आसानी से गुजरने देता है, उसको क्या है हम बल्कि मौसिल कहते हैं। बिजली को गुजरने देने वाला उसे मौसिल कहते हैं। तो चार ऑप्शन है यहाँ पर, पेंसिल, कलम है, ग्लास की चूड़ी है, हाँ प्लास्टिक स्केल है, उसके बाद क्या है रबर। तो ये तमाम हमारे पास है चार ऑप्शन। तो देखिएगा हर एक ऑप्शन को देखेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, पहले ऑप्शन सही जवाब पहला ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन क्यों गलत है देखिएगा। ग्लास शीशे से बना है, शीशे में करंट नहीं गुजरता, इसलिए क्या वो गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक स्केल, प्लास्टिक में भी क्या है वो इंसुलेटर है, यानी करंट गुजारने वाला नहीं है। और चौथा रबर, ये भी एक इंसुलेटर है, इसे बिजली के तारों की कोडिंग में इस्तेमाल किया जाता है रबर का, ताकि क्या है करंट से बच सके। तो इसलिए से क्या है ये तीसरा ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पर हम देखें तो चौथा ऑप्शन क्या बोलता है, पेंसिल की कलम, पेंसिल की लिड, जो पेंसिल के अंदर होता है लिड, ये ग्राफाइट से बना होता है। तो ग्राफाइट क्या है, जो कि कार्बन की एक शक्ल है ग्राफाइट। तो ये बिजली का एक अच्छा मौसिल है। तो इस लिहाज से इसका दुरुस्त जवाब क्या है, कलम की लिड, यानी बिजली को गुजरने देती है दिए गए ऑप्शंस में। तो इस लिहाज से पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही जवाब है, क्या है पहला ऑप्शन सही जवाब है। तो अब हम आएंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा, शीशे को चश्मे बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? कि शीशा क्या है, चमकदार है या गैर शफाफ है या धुंधली शय है या शफाफ है। तो देखिएगा इनकी तारीफ अगर हम देखें तो चमकदार शय रोशनी खारिज करती है, इसलिए क्या है उसको खास करके बल्बों में इस्तेमाल करते हैं चमकदार शय के लिए। गैर शफाफ, जिससे आर पार ना दिखाई दे, ये खास करके क्या है मोटर गाड़ियों में कारों में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि अंदर बैठने वाले ले क्या काम करें वो बाहर वाले ना देख सके। या खिड़कियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है गैर शफाफ। और धुंधला, जिसके आर पार रोशनी गुजर सके लेकिन वाजे तौर पर ना दिखाई दे सके, वो है। और चौथा शफाफ, जिससे क्या है आर पार वाजे तौर पर दिखाई दे, रोशनी भी गुजर जाए। तो इसलिए क्या है चश्मे बनाने के लिए क्या है शीशे का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो शफाफ होता है। तो इसलिए क्या है चौथा ऑप्शन सही है, क्या है यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल, एक परिंदे की चाल यानी स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर है, यानी एक घंटे में 360 किलोमीटर उड़ान भरता है, उस तेजी से क्या है उड़ता है परिंदा। तो उसकी मीटर पर सेकंड में जाहिर करना है, उसको क्या करना है मीटर पर सेकंड। एक मीटर में क्या है कितने सेकंड, एक मीटर की रफ्तार, एक मीटर का फासला कितने सेकंड में मुकम्मल करता है। तो देखिएगा इस लिहाज से रफ्तार को किलोमीटर फी घंटे से मीटर फी सेकंड में तब्दील करना है। तो इसके लिए क्या है हमें ये तबादले का हिसाब लगाना पड़ेगा। तो इस लिहाज से हमें दो जो दी गई मालूमात के हिसाब से रफ्तार क्या है 360 किलोमीटर पर आवर है। और हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर के, और 1 घंटा बराबर है 3600 सेकंड के, क्योंकि इसको सेकंड में तब्दील करना है मीटर पर सेकंड में। तो इस लिहाज से अगर हम इसका हिसाब लें तो क्या है 360 ज़रब 1000 बटे 3600। तो इसको हम तकसीम करें तो यहाँ पर क्या है देखिएगा, ये दो सिफर गए, ये दो सिफर गए, हाँ ये क्या है 2 5 10, 5 आएगा, हाँ ये 2 8 36 होगा। तो इस लिहाज से क्या है 360 ज़रब 5/18 होगा। अब हम इस 18 को भी काटें, 18 का 18, 18 दूनी 36, हाँ 36 ए सिफर का सिफर। तो उस लिहाज से 20 × 5 बराबर 100 होगा। तो ये क्या होगा 100 मीटर पर सेकंड। तो इस लिहाज से इसमें तीसरा ऑप्शन जो है सही जवाब है, क्या है तीसरा ऑप्शन। 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से क्या है वो परिंदा उड़ान भर रहा है, या उसकी तेजी से उड़ रहा है, ये सही जवाब है। अगला शक्ल देखिएगा, यहाँ पर ग्राफ दिए गए हैं। जी दरजील फासला
वक्त ग्राफों में से कौन सा ग्राफ मुस्तकिल चाल से हरकत कर रही कार को जाहिर कर रहा है? मुस्तकिल चाल से हरकत करना हो तो देखिएगा, इसमें ग्राफ नंबर 2 के बारे में हम जानेंगे। ग्राफ नंबर 2 जो है ऑप्शन 2 है। तो ये ग्राफ एक ऐसी हरकत को जाहिर कर रहा है जिसमें रफ्तार में तब्दीली हो रही है। देखिएगा, रफ्तार में तब्दीली, ये फासला है तो ऊपर जा रहा है, बाद में नीचे आया है, तो जिसे गैर यकसान रफ्तार कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? गैर यकसान रफ्तार। तो पहले हिस्से में फासला क्या हो रहा है? वक्त के साथ सीधी लाइन में बढ़ रहा है, जिसका मतलब है कि गाड़ी या शय मुस्तकिल रफ्तार से हरकत कर रही है। हाँ, दूसरे हिस्से में, मतलब इसको, इस शक्ल को या इस ग्राफ को इस तरह से तकसीम करें तो पहले क्या है, यहाँ पर ऊपर जा रही है, बाद में क्या होता है, देखो दूसरे हिस्से में नीचे आ रही हो, दूसरे हिस्से में लाइन नीचे की तरफ जा रही है, जिसका मतलब है कि फासला कम हो रहा है और वापस आने वाली हरकत को जाहिर कर रहा है। तो ये ग्राफ मिलाकर, ये कुल मिलाकर एक ऐसी हरकत को जाहिर कर रहा है जहां सीमित रफ्तार दोनों क्या हो रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं। तो इसलिए इसको गैर यकसान रफ्तार कहते हैं। तो ग्राफ नंबर 3, मतलब शक्ल नंबर 3, तीसरा ऑप्शन देखिएगा, इसमें फासले को उमूदी महमूद पर और वक्त को उफकी महमूद पर दिखाया गया है। इसमें क्या हो रहा है, देखो, जब कोई चीज हरकत करती है तो वक्त के साथ साथ उसका फासला भी बढ़ता है हरकत करने के लिए। तो ये एक ऊपर की तरफ जाती हुई लाइन है से जाहिर होता है, लेकिन इस ग्राफ में क्या है, लाइन उफकी है जो ये जाहिर करती है कि वक्त तो गुजर रहा है लेकिन फासले का महवर पर कोई तब्दील नहीं हो रहा। तो लिहाजा इस ग्राफ से जाहिर होता है कि गाड़ी रुकी हुई है और कोई फासला तय नहीं हो रहा। किस ग्राफ से? ये तीसरे ऑप्शन से जाहिर हो रहा है। हाँ, तीसरे ऑप्शन से। तो इस लिहाज से क्या है, ये ग्राफ उस वक्त की हालत को बयान कर रहा है जब कोई शख्स या गाड़ी सफर के दौरान आराम कर रहे हैं। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो चौथा ऑप्शन देखिएगा, ग्राफ नंबर 4, ये ग्राफ भी रफ्तार में तब्दीली को जाहिर कर रहा है। तो इस ग्राफ में फासला वक्त के साथ बढ़ तो रहा है लेकिन लाइन सीधी नहीं है बल्कि टेढ़ी है। तो ये टेढ़ी लाइन का मतलब है कि वक्त के हर वक्फे में तय किया गया फासला एक सा नहीं है, यानी रफ्तार मुसलसल बढ़ रही है। तो अगर लाइन का झुकाव बढ़ रहा हो तो रफ्तार बढ़ रही होती है, और अगर झुकाव कम हो रहा हो तो रफ्तार कम होती है। तो ये दोनों ग्राफ गैर यकसान रफ्तार में, कौन से? दूसरा और चौथा ऑप्शन गैर यकसान रफ्तार को जाहिर करते हैं। ये ग्राफ सिफर में रुकने वाली हालत को जाहिर करता है। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर देखिएगा पहला ऑप्शन क्या कहता है, मुस्तकिल चाल से हरकत करने वाली शय का फासला वक्त के साथ एकसान तौर पर बढ़ रहा है। तो ये वक्त के साथ क्या है, एकसान तौर पर क्या है, उसका फासला भी बढ़ रहा है, यानी उसकी चाल भी बढ़ रही है, स्पीड। हाँ, तो इस लिहाज से क्या है, एक मुस्तकिल चाल को सीधी लाइन से जाहिर किया गया है। तो सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर? पहला ऑप्शन है। क्या है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो इसका जवाब पहला ऑप्शन सही है। अगला देखिएगा सवाल 26वां, हरकत की वो किस्म जिसमें शय आगे पीछे की तरफ हरकत कर रही है। तो देखिएगा, हरकत की मुख्तलिफ अक़साम है। तो पहले है दायरी हरकत, जो ऑप्शन 1 में दिया गया है। दायरी हरकत जब कोई शय दायरे में घूमती है, जैसे कि इस तरह से गोल घूमे, उसको दायरी हरकत बोलते हैं। इर्तियाशी हरकत जब कोई शय एक नुक्ते के गिर्द आगे पीछे घूमती है, उसे हम इर्तियाशी हरकत कहते हैं। तो इस लिहाज से क्या है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्या? दूसरा ऑप्शन सही है। तो तीसरे के बारे में भी जानेंगे। खती हरकत मतलब कोई शय सीधी लाइन में हरकत करे, आगे, जैसे रनिंग रेस बोलते हैं, सीधे आगे बढ़ते हैं, वो खती हरकत है। चौथा ऑप्शन क्या है, गर्दिशी हरकत, जो कोई शय अपने महवर के गिर्द घूमती है। अपने महवर के, मिसाल के तौर पर क्या है, गर्दिश हरकत, जमीन सूरज की तरफ घूमता है, ये भी गर्दिश हरकत है।
और चांद भी क्या है, जमीन की तरफ घूमता है, ये भी गर्दिश हरकत है। तो इस लिहाज से क्या है, ये गर्दिश हरकत है। तो इन चारों को अगर हम अंदाजा देखें तो इसमें सही जवाब क्या है, 36 का दूसरा ऑप्शन है। हाँ, आगे देखिएगा अगला सवाल कुवत के बारे में। एक कागज से रगड़ा हुआ स्ट्रॉ दूसरे स्ट्रॉ को कशिश करता है, इस हालत में नजर आने वाली कुवत कौन सी है? देखिएगा तो इसमें चार ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन को हम तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला ऑप्शन कहता है उजलाती कुवत। तो कुवत के बारे में जानना है, तो उजलाती कुवत क्या है? उजलाती कुवत वो है जो इंसान या जानवरों के पट्टों के जरिए लगाए गए, मसल्स के जरिए। यह कुवत किसी चीज को धकेलने, खींचने, उठाने या हरकत करने में लाने के लिए इस्तेमाल होती है। मिसालें क्या है इसकी अगर हम देखें तो रोजमर्रा के कामों में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है, होने वाली कुवत है। मिसाल के तौर पर वजन उठाना, साइकिल चलाना, किसी चीज को हाथ से पकड़ना या दौड़ लगाना, ये तमाम क्या है इसकी मिसालें हैं उजलाती कुवत की। तो ये तो नहीं हो सकता पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, कशिश शक्ल की कुवत। कशिश शक्ल की कुवत देखिएगा, कशिश शक्ल की कुवत वो कुवत है जिससे दो अजसाम एक दूसरे को अपनी तरफ खींचे। ये कुवत इस अजसाम के वजन में मुनहरिफ होती है, मुनहसर होती है वजन पर। तो फासले बढ़ने से उसकी शिद्दत कम होती है। तो जमीन की कशिश शक्ल की कुवत वो कुवत है जो हमें जमीन पर रखती है और जैसा जो सैयारों को सूरज के गिर्द घूमने में रखती है, वो कशिश शक्ल की कुवत है। तो मिसाल के तौर पर क्या है, किसी सेब का दरख्त से नीचे गिरना, या गेंद को ऊपर फेंकने पर वो फिर वापस जमीन पर आकर गिर जाना, या समंदर में लहरों का बनना, ये भी क्या है कैसी शक्ल की वजह से, या सैयरों का सूरज के गिर्द गिर्द घूमना, ये कैसी शक्ल की मिसालें हैं। हाँ, तो ये इसको तफसील में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इस तरह से भी सवाल आ सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों में। यानी सवाल आ सकता है कि सैयारों का सूरज के गिर्द घूमने में घूमने गिर्द मदार में रहना, ये कौन सी किस्म की कुवत है, क्योंकि यही ऑप्शन आ सकते हैं। तो उस वक्त कशिश शक्ल उसके ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉ को रगड़ कर क्या है उसकी कशिश कर रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन जाने से पहले चौथे ऑप्शन को देखेंगे। में चौथा ऑप्शन क्या है, मैग्नेटिसी कुवत। यानी मैग्नेटिसी कुवत वो कुवत है जो मैग्नेटिस यानी बल्किरों के बहने से पैदा होती है। बल्किरों के बहने से पैदा होने वाली मैग्नेटिसी मैदान की वजह से पैदा होती है ये मैग्नेटिसी कुवत। तो इस कुवत के जरिए मैग्नेटिसी अशिया जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट वगैरह इसको अपनी तरफ खींचती है। तो मैग्नेटिस के दो कुतुब होते हैं, शुमाली और जनूबी। एक जैसे कुतुब एक दूसरे को धकेलते हैं यानी दिफा करते हैं, जबकि मुखालिफ कुतुब एक दूसरे को कशिश करते हैं मतलब खींचते हैं। तो इसकी मिसालें देखें तो मैग्नेटिस कुवत में एक मैग्नेटिस लो का एक मैग्नेटिस का लोहे की कील को अपनी तरफ खींचना है, या कंपास की सुई का मैग्नेटिसी मैदान के मुताबिक घूमना है, या बिजली की मोटरें और जनरेटर, ये तमाम मैग्नेटिसी कुव्वतों को जाहिर करते हैं। ने वाली मिसालें हैं। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन हमें बताता है बल्कि सुकूनी कुव्वत। देखिए क्या है बल्कि सुकूनी कुव्वत। जब आप एक स्ट्रॉ को कागज से रगड़ते हैं तो स्ट्रॉ पर बल्कि चार्ज पैदा होता है, यानी बल्कि कुव्वत आती है, जिसे बल्कि सुकूनी चार्ज कहते हैं। ये चार्ज दूसरे गैर चार्ज शुदा स्ट्रॉ या मुखालिफ चार्ज वाले स्ट्रॉ को अपनी तरफ खींचता है। तो इस लिहाज से क्या है ये बल्कि सुकूनी कुव्वत हो गया। तो तीसरा ऑप्शन इस लिहाज से सही होगा। क्या है, तीसरा ऑप्शन सही है, बल्कि सुकूनी कुव्वत है ये स्ट्रॉ का रगड़ने से दूसरे स्ट्रॉ को अपनी तरफ खींचना। अगला सवाल देखिएगा, मैग्नेटाइट क्या, मैग्नेटाइट में पाया जाने वाला अहम उंसर सोना है, चांदी है, लोहा है, कॉपर है, कौन सा है मैग्नेटाइट? देखिएगा मैग्नेटाइट एक मादनियात है जो कुदरती तौर पर क्या है, मैग्नेटिसी होती है। क्या होती है, मैग्नेटिसी होती है। इसका कीमियाई फार्मूला क्या है, Fe3O4 है। ये बुनियादी तौर पर लोहे से बना है।
लोहा और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो नहीं है लेकिन लोहा ऑप्शन है, तो इस लिहाज से मैग्नाटाइट का अहम अंसर क्या है, लोहा होगा। क्या तीसरा ऑप्शन सही है यहाँ पर। तो फिर भी हम सोना चांदी और कॉपर के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। सोना एक कीमियाई अंसर है जिसकी अलामत क्या है, एयू है। ये अपने खालिश शक्ल में एक कीमती धात है, सोना खालिश शक्ल में। जो आप बखूबी जानते हैं कि सोने की कीमत क्या है। आप फिलहाल ये आमतौर पर कुदरती तौर पर अपनी खालिश हालत में पाया जाता है, लेकिन बाज औकात क्वार्टर्स की चट्टानों में या स्लोवाइड स्लोवाइड्स जैसे मरकबात में भी पाया जाता है सोना। उसके बाद चांदी, सिल्वर जिसको कहते हैं, चांदी भी एक कीमियाई अंसर है जिसकी अलामत एजी है। ये क्या है, सोने की तरह खालिश हालत में पाई जाती है, लेकिन ज्यादातर दूसरे मादनियात जैसे आर्जेंटाइट और क्लोराइड गायरेट का हिस्सा होती है ये चांदी। ये तांबे, शीशे और जस्त जिसे हम जिंक कहते हैं, उसकी कान कनी के जिमनी पैदावार के तौर पर भी इस तौर पर भी इसको हासिल किया जा सकता है इन तमाम के साथ चांदी। उसके बाद हम आएंगे कॉपर के बारे में। हाँ, कॉपर कॉपर क्या है, कॉपर जिसे उर्दू में क्या तांबा कहते हैं, ये भी कीमियाई अंसर है। इसकी अलामत Cu है। ये कई अहम मादनियात का बुनियादी जुज है, जिनमें क्या है, चेल्कोपाइराइट और बोरनाइट, चिल्कोसाइट चेल्कोसाइट और कॉपराइट, ये तमाम शामिल हैं किसमें, कॉपर में। तो ये मादनियात जमीन में बड़े जखायर की शक्ल में पाए जाते हैं। कॉपर, ये इसकी अहम मुख्तसर तारुफ है। तो इन तमाम का अगर हम जायजा लें तो मैग्नाटाइट का अहम अंसर कौन सा है, लोहा है। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। दुरुस्त जवाब क्या है, तीसरा है। अगला सवाल देखिएगा, धाती कार्बोनेट्स से तेजाब के तामुल करने से खारिज होने वाली गैस क्या है, धाती कार्बोनेट में। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इन तमाम के बारे में मुख्तसरन अगर हम जानने की कोशिश करें तो देखिएगा, हाइड्रोजन गैस कैसे खारिज होती है। हाइड्रोजन गैस उमूमन एक तामुलात से खारिज होती है। कैसे खारिज होती है, तेजाब का धातों से तामुल होने की वजह से क्या है, हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। जब कोई फाल धातु जैसे जिंक, मैग्नीशियम की किसी तेजाब जैसे हाइड्रोक्लोराइड क्लोरिक एसिड से तामुल करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तामुल करती है, तो हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। कब, जिंक या मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाए, या पानी की इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से, यानी पानी में बल्कि करंट गुजारने से भी क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तकसीम हो जाते हैं। तो उस वक्त भी क्या है, हाइड्रोजन गैस भी खारिज होती है, ऑक्सीजन गैस भी खारिज होती है, दोनों अलग होते हैं जब उसमें पानी में करंट गुजारा जाए। और धातुओं का पानी से तामुल, धातुओं का, तो कुछ फाल धातें जैसे सोडियम, पोटाशियम पानी से तामुल करते हैं तो हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं। तो ये हाइड्रोजन गैस खारिज करने की एक 3 मिसालें मैं आपके सामने पेश किया हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है, कार्बोनेट्स से तेजाब के तामुल करने से क्या, कौन सी गैस खारिज होती है पूछते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं है इसमें। तो ऑक्सीजन के बारे में हम जानने की कोशिश करें। देखिए, ऑक्सीजन क्या है, आमतौर पर उन तामुलात से खारिज होती है। कैसे, पौधों में ज़ियाए तालीफ के दौरान, यानी जिसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, उस वक्त क्या ऑक्सीजन गैस खारिज होती है। हाँ, सूरज की रोशनी में क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करके क्या है, ग़िज़ा बनाते हैं, और ज़िमनी पैदावार के तौर पर ऑक्सीजन भी क्या है, गैस खारिज करते हैं। और पानी की इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे अभी भी मैंने बात किया, पानी के अंदर अगर करंट घुसा दें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस क्या है, अलग होते हैं। तो ये भी क्या है, इसकी मिसाल है। तीसरा ऑप्शन भी नहीं है। चौथा ऑप्शन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बन मोनोऑक्साइड
कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है जो नामुकम्मल एहतिराक के नतीजे में क्या है, खारिज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस लिहाज से क्या है, कार्बन पर मुबनी ईंधन का नामुकम्मल एहतिराक से क्या है, ये खारिज होती है। जब ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, लकड़ी या कोयले को नाकाफी ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड खारिज होता है। तो ये अमल उमूमन गाड़ियों के इंजनों, चूल्हों, हीटरों में होता है जहां हवा का बहाव कम होता है। इसीलिए बंद जगहों पर यह आलात इस्तेमाल करना खतरनाक है, जिससे क्या है, इंसानों को बड़ा नुकसान है। तो आपने कीमियाई तामुलात के बारे में पूछा, तो इस लिहाज से क्या है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ। तो चौथा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे खारिज होता है। यही जवाब सही है। देखिएगा, जब भी कोई धाती कार्बोनेट किसी तेजाब से रद्द अमल करता है तो आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होता है। धाती कार्बोनेट्स के साथ तेजाब मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होता है। देखिएगा, यहाँ पर मिसाल के तौर पर दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, क्या O2H और कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मिलाने पर क्या, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। तो ये तामुल है। शायद मुझे तामुल मुनासिब नहीं लग रहा। आप क्या है, इस तामुल को नेट में चेक कर सकते हैं। इसका दोस्त जवाब क्या है, यही है ऑफिशियल की आंसर में, सेकंड वन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। और उसके बाद अगला सवाल लिखिएगा, जब सबसे ज्यादा वर्क पजीर और तार पजीर धात क्या है। चार धातें दी गई हैं। क्या है, यहाँ पर सबसे पहले जिंक है। तो चलो जिंक के बारे में कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। क्या है जिंक? देखिएगा जिंक क्या है। जिंक Zn इसकी अलामत है। तो इसकी खुसूसियात अगर हम देखें तो ये चारों की खुसूसियात भी जानने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले दिनों में हमें आसानी हो सके। जाहिरी शक्ल क्या है जिंक की? जिंक एक नीलगू सफेद रंग का है। कैसे है? नीलगू सफेद रंग का चमकदार धातु है। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली धातुओं में से एक है। इसे फौलाद बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए जिंक का इस्तेमाल करते हैं। स्टील पर जस्तकारी करने के लिए, स्टील पर क्या है, जस्तकारी यानी उसको परत लगाने के लिए क्या है, इसका इस्तेमाल करते हैं। इस ताकि जंग लगने से बचाने के लिए क्या है, जिंक का इस्तेमाल करते हैं इस पर, स्टील पर। और मसरूआत यानी जिंक पीतल के बनाने का एक अहम जुज है जो कि तांबे और जिंक का मसरूआ है। हाँ, तो उसके लिए क्या है, जिंक का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कॉपर के बारे में देखिएगा। कॉपर जिसको हम उर्दू में तांबा कहते हैं। तो देखिएगा, तो कॉपर की जाहिरी शक्ल क्या है। कॉपर एक सुर्ख माइल भूरी रंग की नरम धातु है। सुर्ख माइल भूरा रंग है इसका, नरम धातु है कॉपर, तांबा। तांबा एक मौसिल है, यानी ये बिजली हरारत का बेहतरीन मौसिल है। इसलिए इसको बिजली की तार बनाने, बिजली बल्कि आलात और प्लम्बिंग में बड़े पैमाने पर गैस का इस्तेमाल करते हैं और मसनूआत के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। पीतल क्या है, पीतल और कांसी के दोनों कॉपर के अहम मसनूआत हैं। और मुजाहिमत के तौर पर देखिए, ये जंग लगने और कटाव के खिलाफ बहुत अच्छा मुजाहिमत करता है, जंग लगने से कॉपर, इसलिए क्या इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन, जिसे मर्क्यूरी कहते हैं, उर्दू में पारा बोलते हैं, जी पारा, इसका नाम मर्क्यूरी है या उर्दू में इसको पारा बोलते हैं। तो इसकी जाहिरी शक्ल क्या है, मरकरी एक सफेद चांदी जैसी चमकदार भारी धात है। ये माया हालत में पाई जाती है। ये वाहिद धात है जो कमरे के दर्जे हरारत पर माया हालत में पाई जाती है। कमरे क्या है, कमरे की दर्जे हरारत, जो आप हम जिस कमरे में बैठे हैं, जो अब दर्जे हरारत है, इसको कमरे की दर्जे हरारत कहते हैं।
तो इस वक्त क्या है, ये माया हालत में पाई जाने वाली एक धातु है। इस्तेमाल इसका कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल इसका इस्तेमाल माजी में ये थर्मामीटर, बैरोमीटर्स और बल्ब की स्विच में इस्तेमाल होती थी, लेकिन इसके जहरीलेपन की वजह से क्या है, अब इसका इस्तेमाल कम हो गया है। जहरीलापन देखिएगा, मरकरी इंतहाई जहरीली होती है और इसका इंसानी सेहत और माहौल पर बड़ा मनफी असर पड़ता है मरकरी का। तो ये इसके इस्तेमाल हैं। तो अब हम सही जवाब की तरफ आएंगे। सही जवाब क्या कहता है? वल्क पजीर और तार पजीर का मतलब क्या है? वल्क पजीर का मतलब है कि किसी धातु को कूट कर पतली चादर में तब्दील करना। तो इन तीनों को तो नहीं कर सकते हमें, जिंक को, कॉपर को और मर्क्यूरी को। वो कर सकते हैं एयू यानी सोने को कर सकते हैं। तो तार पजीर का मतलब है धातु को खींच कर पतली तारों में तब्दील करना, बदलना। तो वो हम सोने को ही कर सकते हैं। तो सोना इन दोनों खुशियत के लिहाज से सबसे ज्यादा काबिल अमल होता है, काबिल अमल धातु है। ये तांबा नरम होता है कि इसे बहुत पतली शीट्स में बनाया जा सकता है। सोने का वर्क और उसकी बहुत पतली तार भी खींची जा सकती है। तो इस लिहाज से क्या है, सोना सबसे मुनासिब जवाब हो गया। तो थर्ड वन क्या है? तीसरा ऑप्शन दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल देखिएगा। धतूनत, जिसे मेटोलॉइड की एक मिसाल है। मेटोलॉइड क्या है, जिसको उर्दू में धतूनत कहते हैं, तो धातुत भी कहते हैं इसको। क्या है? धातुत भी। ऐसे अनासिर होते हैं जिनमें धातुओं और गैर धातुओं दोनों की खुशियात पाई जाए, जिसको हम धतूनत बोलते हैं। तो दी गई ऑप्शन में क्या है? लिथियम एक धातु है, आयोडीन एक गैर धातु है और जिंक क्या है? एक धातु है। तो इस लिहाज से क्या है, ये तीनों भी नहीं, लिथियम, आयोडीन और जिंक या जनान को दिया गया है। जिंक जनान वो भी एक वो धातु ही नहीं है, कुछ भी ना धातु है ना अधातु है, हाँ, गैर धातु है। तो इस लिहाज से क्या है, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो सही जवाब क्या है? जर्मनियम है इसमें धतूनत का। क्या है धतूनत? देखिएगा, धातु ऐसे कीमियाई अनासिर हैं जिनमें धातुओं और गैर धातुओं दोनों की खुशियात पाई जाती हैं। ये खसूसियात उन्हीं सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की सनत में बहुत अहम होती हैं। धतूनत तो इसकी खसूसियात देखिएगा, ज़ाहिरी शक्ल की होती है। इनकी ज़ाहिरी शक्ल धात जैसी होती है, यानी वो चमकदार और ठोस होते हैं। बल्क की मौसूलियत होते हैं, यानी धातुओं के बरक्स ये बिजली के अच्छे मौसूल नहीं होते धतूनत, लेकिन गैर धातुओं के बरक्स ये कुछ हद तक बिजली गुजार सकते हैं। मौसूलियत की खसूसियत देखिए, ये खसूसियत इन्हीं सेमीकंडक्टर्स के तौर पर, इन्हें सेमीकंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल के काबिल बनाती है। आम खसूसियत, कीमियाई खसूसियत अगर देखें तो इनकी कीमियाई खसूसियत गैर धातुओं जैसी होती है, यानी ये दूसरे अनासिर के साथ ज्यादातर मुश्तरिका बॉन्ड बनाते हैं। ज्यादातर क्या है? मुश्तरिका बॉन्ड। तो अब धतूनत की अगर हम मिसालें देखें तो कीमियाई अनासिर की जदवल में धातुओं की मिसालों में बोरोन, सिलिकॉन, जर्मनियम, आर्सिंक, एंटीमिनी और टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये तमाम शामिल है। तो इस लिहाज से क्या है, हमें जो ऑप्शन में दिया गया है जर्मनियम दिया गया है। तो जर्मनियम क्या है? सही जवाब है, इसकी एक मिसाल है जर्मनियम। हाँ, हाँ, हाँ। तो क्या है, ये तीसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिएगा, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कमीती निस्बत पूछा गया है। कमीती निस्बत देखिएगा, अमोनिया का कीमियाई फार्मूला क्या है? NH3 है। तो इनमें एक एटम नाइट्रोजन और 3 एटम हाइड्रोजन है।
तो नाइट्रोजन का जौहरी वजन क्या है, 14 है, और हाइड्रोजन का जौहरी वजन 1 है। तो इन तमाम का अगर हम हिसाब लगाएं तो ये फार्मूले के हिसाब से इनकी कमीती निस्बत n और h है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के एटम्स की तादाद ज़रब उनका जौहरी वजन को ज़रब देकर उसके निस्बत के साथ हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद और उसका जौहरी वजन को ज़रब देना है। इन दोनों की निस्बतों को अगर हम यहाँ देखें तो 14 ज़रब 1 निस्बत 3 ज़रब 1 है। तो इन दोनों के निस्बत के हिसाब से 14 निस्बत 3 होगा। तो सही ऑप्शन क्या है, दूसरा है। अगला सवाल देखिएगा है नीचे की तरफ 133वां सवाल है, दो हालोजन अनासिर रखने वाला कार्बन मुरक्कब क्या है। हालोजन वाला कार्बन मुरक्कब, देखिएगा सबसे पहले हम हालोजन किसे कहते हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। हालोजन देखिएगा, हालोजन क्या है। हालोजन अनासिर कीमियाई अनासिर के एक ग्रुप का नाम है जो पीरियडिक टेबल में ग्रुप के 17 में पाए जाते हैं। इनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टीटेन शामिल हैं। तो ये अनासिर बहुत ज्यादा रद्द अमल जाहिर करने वाले होते हैं। ये क्या है, हालोजन कहलाते हैं। तो क्या कहा गया सवाल, दो हालोजन किसमें है। दो हालोजन देखिएगा यहाँ पर कहाँ है, उसको देखने से पहले क्या है, हम इसकी खुसूसियात की तरफ भी जानने की कोशिश करेंगे। मुरक्कबात बनाने की सलाहियत रखते हैं हालोजन। हालोजन सैल्ट फॉर्म्स कहलाते हैं क्योंकि ये धातुओं के साथ आसानी से तामुल करके नमक बनाते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन मिलकर आम नमक बनाता है। हाँ? सोडियम क्लोराइड बनते हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इंतहाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, यानी उनमें इलेक्ट्रॉन हासिल करने की शदीद ख्वाहिश होती है। और तबई हालत देखिएगा, कमरे के दर्ज हालत पर फ्लोरीन क्लोरीन गैस की हालत में होते हैं और ब्रोमीन माया की हालत में होता है, जबकि आयोडीन ठोस की हालत में होता है। ये तमाम हालोजन ये कमरे की हालत में, खसूसियात भी इसलिए बता रहा हूँ ताकि इस पर भी आपको आइंदा आने वाले दिनों में सवाल पूछ सकते हैं, चाहे टीटी में हो या सीईटी में हो। इन तमाम में जीपीएसटीआर या पीएसटीआर उसमें भी इस पर क्या है सवाल आ सकते हैं। हालोजन अनासिर, इसके इस्तेमाल देखिएगा, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी चीजों में इस्तेमाल होता है हालोजन का। क्लोरीन पानी को साफ करने के लिए होते हैं क्लोरीन का इस्तेमाल, जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन के तौर पर होता है। पीवीसी पाइप की तैयारी में होता है क्लोरीन का, और जरासीम कश अद्वियात के लिए भी क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन का इस्तेमाल जरासीम कश महलूल के और खुराक में नमक में मिलाकर थायराइड ग्लैंड की बीमारी से बचाने के लिए भी करते हैं इसका आयोडीन का इस्तेमाल। और क्लोरीन का इस्तेमाल देखिएगा, क्लोरीन नहीं फ्लोरीन, माफ कीजिएगा, फ्लोरीन टूथपेस्ट में दांत दांत की हिफाजत करने के लिए, और नॉन स्टिक पेन की को पेन की कोटिंग में भी क्या इसका इस्तेमाल करते हैं फ्लोरीन। हालोजन की ये खुशियात इन्हीं मुख्तलिफ सनती और तबई मुकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस लिहाज से क्या है, ये सवाल क्या है, दो हालोजन अनासिर पर मुश्तमिल कार्बन मुरक्कबात के बारे में है, तो जो आम तौर पर कीड़े मार अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हालोजन का। तो इस लिहाज से क्या है, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसमें क्लोरीन के 6 एटम हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों होते हैं। तो DDT डिक्लोरो डिफेनी डिफेन डिफेनिल ट्रिक्लोराइथेन, इसमें भी क्लोरीन के 5 एटम हैं। और TNT, इसमें नाइट्रोजन ग्रुप होते हैं जो हालोजन नहीं है, तो हालोजन नहीं रहने वाला चीनी तीसरा चौथा ऑप्शन।
तो इनमें क्लोरीन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFC ऐसा मरकब है जिसमें दो मुख्तलिफ हाइड्रोजन होते हैं। तो इस लिहाज से BHC एक वाहिद हाइड्रोजन रखता है, लिहाजा सवाल के मुताबिक CFC एक बेहतरीन यानी मुनासिब जवाब है। तो इस लिहाज से तीसरा ऑप्शन CFC क्या है, सही जवाब है। अगला सवाल देखिएगा, क्या है, हजम के बारे में पूछा गया है, हजम के बारे में। हाँ, देखिएगा हजम की SI इकाई क्या है। तो केजी किस, एम क्यूब, पैस्कल और वाट। देखिएगा हजम को SI यूनिट में क्यूबिक मीटर में पाया जाता है, क्यूबिक मीटर में पाया जाता है। तो इस लिहाज से क्या है, दूसरा जवाब सही है इसके अंदर। तो अगर हम केजी के बारे में जानने की कोशिश करें तो केजी किलोग्राम है। तो किलोग्राम कमियत को की SI इकाई है, किसकी, कमियत की। यानी ये किसी भी शय में मौजूद मादे की मिकदार को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मादे की मिकदार को। मिसाल के तौर पर जब आप कहते हैं कि किसी चीज का वजन 10 किलोग्राम है, तो आप दरअसल उसकी कमियत नाप रहे हैं, बता रहे हैं। उसके बाद है वैट। वैट ताकत को जाहिर करता है। वैट क्या है, ताकत की SI इकाई है। तो ये बताता है कि कोई तवानाई किस रफ्तार से इस्तेमाल कर रहा है, किसी की तवानाई। यानी एक वैट 1 जूल फी सेकंड के बराबर होता है, 1 जूल फी सेकंड के। इसका इस्तेमाल बल्कि आलात की ताकत जैसे बल्ब या मोटर की ताकत को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वाट का। और पास्कल, पास्कल दबाव की SI इकाई है, किसकी, दबाव की। तो इस लिहाज से ये किसी सतह पर फी इकाई रकबे पर लगने वाली कुवत को जाहिर करता है। 1 पास्कल 1 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर के बराबर होता है। तो इसे टायरों में हवा के दबाव या मौसमियाती दबाव को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पास्कल का इस्तेमाल। इस लिहाज से ये चारों की तफसीलात आपके सामने मौजूद है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या है हमारा, पीने के पानी को जरासीम से पाक बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला नमक कौन सा है, इस्तेमाल होने वाला नमक कौन सा है, पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या है, कैल्शियम हाइड्रो क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, और 4 ऑप्शन है। पहला क्या है, पीने के पानी को जरासीम से पाक बनाने के लिए क्लोरीन पर मुबनी मरकबात का इस्तेमाल होता है। तो क्लोरीन मतलब Cl। तो Cl क्या है, पहले ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन क्या है, सही जवाब है। देखिएगा ये इसका कीमियाई नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड है, जिसे आमतौर पर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ये पानी को जरासीम से पाक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्त जवाब क्या है, फर्स्ट वन है। तो इसके बाद हम दूसरे ऑप्शन जो हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है, हाइड्रो ऑक्साइड है, माफ कीजिए, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है। इसे आमतौर पर कास्टिक सोडा भी कहते हैं, यानी खाने का सोडा। इसकी खूसियत क्या है, ये एक बहुत मजबूत और चलन पैदा करने वाली कायदा है। ये सफ़ेद रंग का ठोस मादा होता है जो पानी में आसानी से घुल जाता है और गर्मी पैदा करता है। ये हवा में नमी को जज्ब करके पिघलने की खूसियत रखता है। क्या, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। इसका इस्तेमाल साबुन और टीटर डिटर्जेंट की तैयारी में होता है, और कागज, टेक्सटाइल और कीमियाई मादों की सनत में भी होता है। पाइपों की सफाई के लिए भी क्या है, इस ड्रेनेज क्लीनर के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का। अब इसके बाद दूसरा है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट।
हाँ, सोडियम कार्बोनेट क्या है, इसे आमतौर पर धोबी सोडा भी कहते हैं। धोबी सोडा, धोने वाला। ये एक सफेद बो के बगैर और पानी में हल होने वाला नमक है। यह कुदरती तौर पर कुछ मादनियात में पाया जाता है और कमजोर कायदा है। ये पानी की सख्ती को खत्म करने की सलाहियत रखता है। इसको क्या इस्तेमाल क्या है, कपड़ों की धुलाई और सफाई के लिए, शीशे और कागज की तैयारी की सनत में भी होता है। पानी की सख्ती को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट कहते हैं इसको। तो ये क्या है, इसे आमतौर पर प्लास्टर ऑफ पेपर भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेपर इसको। तो ये एक सफेद, इसकी खूबसूरत क्या है, एक सफेद पाउडर है जो जिप्सम को गर्म करने से हासिल होता है। जिप्सम को जब इसमें पानी मिलाया जाता है जाए तो ये बहुत जल्द सख्त होकर ठोस शक्ल इख्तियार कर लेता है और पानी मिलाने पर ये जिप्सम में दोबारा तब्दील हो जाता है। इसका इस्तेमाल इमारतों की अंदरूनी सजावट और छतों पर डिजाइन बनाने के लिए होता है। टूटे हुए हड्डियों को सहारा देने के लिए प्लास्टर का कास्ट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है और डॉक्टरों और दांतों के डॉक्टरों के जरिए सांचे बनाते हैं। इसका इस्तेमाल करके खिलौने और मुजस्समे भी बनाते हैं। ये तमाम ऐसे अमल हैं जिनमें मादा एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होता है, लेकिन हर एक की नोयत और मिसालें मुख्तलिफ हैं इन तीनों ऑप्शन के। हाँ, तो हम अगले सवाल की तरफ आएंगे। वो अमल जिसके जरिए वो अमल जिसके जरिए खालिस अशिया की पैदा बड़ी कलमें उनके महलूल से हासिल होती हैं। अमल तबखीर, अमल सीरियाँ, अमल तस्ईद और अमल कलमकारी। देखिएगा, वो अमल जिसमें गर्म महलूल को आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करके खालिश ठोस अशिया की कलमें बनाई जाती हैं, उसे कलमकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलमकारी। तो ये अमल गैर खालिश मादों से खालिश ठोस अशिया को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस लिहाज से क्या है, चौथा ऑप्शन सही है इसके अंदर जवाब। तो अब हम आएंगे दीगर ऑप्शंस को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा अमल तबखीर। तबखीर क्या कहता है, देखिएगा, तबखीर तबखीर मतलब बुखारा से आ गया है, बुखारात बन गया, उड़ना जो पानी का। देखिएगा, तबखीर वो अमल है जिसमें कोई माया अपनी सतह से गैस या बुखारात में तब्दील हो जाता है और ये अमल माया को उबलने के नतीजे नुक्ते से कम दर्जे हरारत पर होता है। तो मिसालें इसकी देखिएगा, गीले कपड़े का सुखाना और जलने वाली मोमबत्ती से गर्मी का खारिज होना, ये भी क्या है, तबखीरी अमल है। उसके बाद इखराज यानी खारिज करना। इखराज एक हयातियाती अमल है जो पौधों में होता है। इस अमल में पौधे अपनी जड़ों से पानी जल्ब करते हैं और फिर उस पानी को पत्तों के छोटे सुराखों, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, उसके जरिए बुखारात की शक्ल में खारिज करते हैं। यह अमल पौधे को ठंडा रखने और पानी को जड़ों से पत्तों तक मुंतकिल करने में मदद करता है। मिसाल के तौर पर क्या है, पत्तों पर नमी आना, इसकी एक अहम मिसाल है। अमल तस्ईद। तस्ईद वो अमल है जिसमें कोई ठोस मादा बराह रास्त गैस में तब्दील हो जाए यानी बगैर माया के डायरेक्टली गैस में तब्दील होना। मिसाल के तौर पर क्या है, खुश्क बर्फ, ड्राई आइस, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस जिसको कहते हैं, जिसका नाम क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे ड्राई आइस कहते हैं, कमरे की दर्जात पर पिघलने के बजाय बराह रास्त गैस में तब्दील हो जाती है। इसीलिए ये अक्सर धुएं जैसा मंजर दिखाई देता है। नेफ्तालीन की गोलियां, ये गोलियां जो कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता गैस बनकर हवा में घुल जाती हैं और छोटी हो जाती हैं।
ये तमाम क्या है, आ, इन मिसालों की यानी इन ऑप्शंस की तफसील है जो आपको आने वाले इम्तिहान में फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या है, किसी मखसूस इलाके में पाए जाने वाले अनवाह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? खतरात से घिरे हुए अनवाह, मुकामी अनवाह, नक्ल मकानी करने वाले अनवाह और मादूम अनवाह। देखिएगा इन चारों ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। पहला क्या है, साइंस में ऐसे जानदार जिसे अनवा कहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के अनवा जो किसी खास जोग्राफियाई इलाके तक ही महदूद होते हैं और दुनिया में किसी और जगह न पाए जाएं, उन्हें मुकामी अनवा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकामी अनवा। तो इस लिहाज से क्या है, मुकामी अनवा सही जवाब है इसका, मुकामी अनवा। तो दीगर ऑप्शंस के बारे में भी जानने की कोशिश करें। खतरा से घिरे हुए अनवा, देखिए खतरा से गहरे हुए अनवा क्या है? वो अनवा जिनको मादूम होने का खदशा है, चंद ही दिनों में खत्म होते हैं, उनको खतरा से घिरे हुए अनवा होते हैं। नकल मकानी करने वाले अनवा यानी वो अनवा जो एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं। मादूम अनवा यानी वो अनवा जो दुनिया से मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं, फिर लोग अब कहीं भी ढूंढे तो नहीं मिलेंगे, उसको हम मादूम अनवा कहते हैं। तो इसलिए से क्या है, ये दूसरा ऑप्शन इसका दूसरा जवाब है। अगला सवाल देखिएगा, सिर्फ हयातियाती माजूली अशिया रखने वाला ग्रुप। हयातियाती माजूली अशिया, देखिएगा हयातियाती माजूली अशिया का क्या है? वो होती हैं जो कुदरती अमल के जरिए, जैसे बैक्टीरिया और फंगस के अमल से वक्त के साथ साथ गल सड़कर मिट्टी में मिल जाए, जिसे हयातियाती माजूल बोलते हैं, माजूली अशिया। तो इस लिहाज से अगर हम ऑप्शंस का अगर अंदाज लगाएं तो ऑप्शन एक में क्या है, गिलास है, सब्जियां हैं, चमड़ा है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन एक में हाँ, क्या है, गिलास है। गिलास कांच का है तो गल सड़ नहीं सकता, सब्जी सड़ती है लेकिन गिलास नहीं सड़ता। चमड़ा भी थोड़े दिन के बाद सड़ेगा लेकिन गिलास कांच जल्द नहीं सड़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, कागज है, फूल है, पीवीसी पाइप है। पीवीसी पाइप प्लास्टिक का है तो इस लिहाज से क्या है, वो भी नहीं सड़ेगा। और तीसरा ऑप्शन है, लकड़ी, प्लास्टिक थैली और कॉपर तार। तो इसमें क्या है, लकड़ी और कपड़ा, कॉपर तार क्या है, लकड़ी तो सड़ गल जाएगी लेकिन प्लास्टिक थैली नहीं सड़ेगी। और चौथा ऑप्शन है, हैवानी फुजला, घास, फलों के छिलके। ये तीनों क्या है, हयातियाती मासूली अशिया। तो इस लिहाज से क्या है, चौथा ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिएगा, खून के खुलियात, इनमें सुर्ख सफेद खून के खुलियात शामिल हैं। सफेद खुलियात की बेकायदा शक्ल आपके सामने मौजूद है। हाँ, खून के खुलियात कैसे होती हैं? सुर्ख सफेद खून के खुलियात शामिल होते हैं। और सफेद खुलियात की बेकायदा शक्ल होती है, यानी ये गोल गोल होते हैं। ये कौन से खून के खुलियात, गोल 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 खून के खुलियात की शक्ल होती है, गोल गोल। उजलाती खुलियात कहते हैं, कैसे होते हैं? इनकी शक्ल उमूमन लंबी और सिलेंडर जैसी होती है, लंबी और सिलेंडर जैसी लंबी होती है, ऐसे लंबे इनके कौन से उजलाती खुलिये होती हैं। असबी खुलिये, इनमें लंबे रेशेदार होते हैं। असबी खुलिये कैसे होते हैं? लंबे रेशेदार, रेशे की शक्ल, रेशे की शक्ल, रेशे की शक्ल में असबी खुलिये। हाँ, तो उसके बाद चौथा ऑप्शन क्या है, स्पर्म खुलिये। तो क्या है, ये स्पर्म, इनकी एक मखसूस सर और दुम होता है जिसे हम स्पर्म खुलिया कहते हैं। तो इस लिहाज से क्या है, यहाँ पर सही जवाब है दूसरा ऑप्शन, क्या है, उजलाती खु खुलियात। तो ये क्या है, उजलाती खुलियात की किस्म है, उसकी शक्ल है। हम्म, हाँ। अगला सवाल देखिएगा, हिंदुस्तानी खित्ते का खास तौर पर साख्त किया गया जुनूबी सरा, हिंदुस्तानी खित्ते का जुनूबी सरा। अब हम यहाँ पर हिंदुस्तान का अगर नक्शा देखें तो देखिएगा,
आप समझ लीजिए हिंदुस्तान का नक्शा है। तो इसमें क्या है, हम तमाम सरों के बारे में जानेंगे। हिंदुस्तान का शुमाली, जनूबी, मशरकी, मगरबी सरा देखिएगा। शुमाली सरा क्या है, इंदिरा कोल है। क्या है, इंदिरा कोल। ये कहाँ पाया जाता है, ये सियाचिन ग्लेशियर में, जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ, जम्मू कश्मीर में। हिंदुस्तान का सबसे शुमाली नुक्ता है, जिसको हम क्या है यहाँ पर कह सकते हैं, जम्मू कश्मीर में। ये क्या है, ऊपर का हिस्सा, ये इंदिरा कोल है। जुनूबी सरा, जिसको हम क्या, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ये जजीरनुमाए अंडमान और निकोबार यहाँ पर पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार आप जानते हैं यहाँ पर, हाँ, अंडमान और निकोबार, समझ इस तरह से। ये इसमें क्या है, इंदिरा पॉइंट पाया जाता है। ये जजीरनुमा अंडमान निकोबार में क्या है, हिंदुस्तान का सबसे जुनूबी सरा है। तो इसके बाद क्या है, मशरकी सरा, कम्बिथो, ये अरुणाचल प्रदेश में वाक़ है। हिंदुस्तान का मशरकी सरा यहाँ पर पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर यहाँ पर पाया जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश है। और उसके बाद मगरबी सरा क्या है, गोहाल मोती है, ये गुजरात में वाक़ है। गोहाल मोती कहाँ से, गोहाल मोती क्या है हमारा, यहाँ पर पाया जाता है, इस हिस्से में, यहाँ पर गोहाल मोती है। तो इस लिहाज से हम यहाँ पर क्या पूछा गया है, जुनूबी सरा पूछा गया है। जुनूबी सरा का तो इंदिरा पॉइंट है। तो बाकी के ऑप्शन भी मैं आपको समझा चुका हूँ कौन से हैं। गोहार मोटा, घोड़ा मोटा है, पर यह है गोहार मोटी है, एक्चुअली गोहार मोटी, गोहार मोटा। खोबी तो क्या है, ये मशरकी। इस तरह से क्या है, ये चारों ऑप्शन है इसके। अगला सवाल देखिएगा, पोलियो बीमारी पैदा करने वाला खुरदुजिया कौन सा है। देखिएगा, पोलियो एक खतरनाक, तेजी से फैलने वाली वायरस बीमारी है। ये पोलियो वायरस के जरिए फैलती है, जो उजलाती निज़ाम पर हमला करती है और फालज का सबब बनती है। तो ये क्या है, वायरस की वजह से फैलती है। कैसे, वायरस की वजह से। तो उस लिहाज से क्या है, चौथा ऑप्शन, क्या है, चौथा ऑप्शन सही है। तो बाकी के देखिएगा उनमें वो कैसे फैलते हैं, क्या क्या है, देखने की कोशिश करेंगे। प्रोटोजोआ, पहला जो ऑप्शन है हमारा, प्रोटोजोआ क्या है, ये एक खुलियाती जानदार है जो मलेरिया जैसी बीमारी पैदा करता है, प्रोटोजोआ। और अगला ऑप्शन क्या है, बैक्टीरिया है। ये वाहिद खुलियाती जानदार है जो टाइफाइड जैसी बीमारी पैदा करता है। और एक ऑप्शन है हमारा फंगी। ये जानदार कम्बुयों और फंगस का सबब बनता है, कम्बियों और फंगस का। तो क्या है, सही जवाब क्या है, वायरस है। वायरस ये जिंदा और गैर जिंदा के दरमियान की कड़ी है और पोलियो, खसरा और एड्स जैसी बीमारी फैलाने का सबब बनता है, वायरस। तो दोस्त जवाब चौथा हो गया। अगला सवाल देखिएगा, कटी हुई फसल से अनाज के दानों को भूसे से अलग करने का अमल थ्रेस्टिंग कहलाता है, बुआई कहलाता है, वेडिंग कहलाता है, या कटाई कहलाता है। देखिएगा, अलग करना, तो जिसे हम उर्दू में झाड़ी बोलते हैं, वो अमल है जिसके जरिए अनाज को भूसे या पौधों के खुश्क हिस्सों से अलग किया जाता है। ये कटाई के बाद का किया जाने वाला अमल है, जिस इसलिए क्या है, पहला ऑप्शन सही है, थ्रेशिंग। क्या है, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इसका सही जवाब है। तो दो दीगर ऑप्शन देखिएगा, बुआई, बीज को जमीन में बोना है। उसके बाद वेडिंग, वेडिंग क्या है, ये क्या है, नीलाई कहा गया है, वेड, खेत से गैर जरूरी घास और पौधे हटाने का अमल है, जिसे हम अंग्रेजी में वेडिंग कहते हैं। उर्दू में ये मिस टाइप हो गया है, नलाई है, कुछ अलग है उसका नाम। उसके बाद कटाई, ये पकी हुई फसल को काटने का अमल है। ये चारों अमल है। अगला सवाल देखिएगा, निज़ाम हाजमी निज़ाम का, इंसानी हाजमी निज़ाम का वो हिस्सा जहाँ चर्बियाँ मुकम्मल तौर पर हजम हो जाती हैं, मुकम्मल तौर पर हजम होने वाले हिस्सा कौन से है, मैदे में होती है, मुंह में होती है, छोटी आंत में या बड़ी आंत में। देखिएगा वसात, अगर इसके हम देखें तो इंसानी हजमी निज़ाम में छोटी आंत वो जगह है जहां पर खुराक का ज्यादातर और मुकम्मल हजम होता है, कहाँ, छोटी आंत में। तो इस लिहाज से यहाँ पर मुख्तलिफ एंजाइम्स और रुतूबतें खुराक के बड़े अज्जा को छोटे अज्जा में तोड़ देती हैं ताकि खून में जज्ब हो सके।
तो इसलिए क्या है, छोटी आंत सही जवाब है। क्या है? छोटी आंत। तो तीसरा जो ऑप्शन क्या है? दुरुस्त जवाब है। तो दीगर देखिएगा, मुंह के बारे में हम जाने तो यहाँ पर खुराक पर इब्तदाई तौर पर हजम होती है। बड़ी आंत में यहाँ पर पानी जज्ब होता है लेकिन खुराक हजम नहीं होती। खुराक क्या है वहां पर? हजम नहीं होती। और दहन में देखें तो यहाँ पर खुराक का इब्तदाई तौर पर चबाया जाना और कुछ हजम शुरू होता है दहन में। तो इसलिए क्या है? दुरुस्त ऑप्शन तीसरा है। अगला सवाल देखिए, चीचक का टीका इसने दरियाफ्त किया। किसने? एडवर्ड एडवर्ड जेज ने, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या लुइस पैस्चर, या रॉबर्ट कोच। तो वजाहत के साथ अगर हम देखें तो चीचक एक जानलेवा बीमारी थी जिसे टीका लगाकर खत्म किया गया। तो इसको दरियाफ्त करने वाला एडवर्ड जेन्नर है। वो एडवर्ड जेज कहा हुआ है, एडवर्ड जेन्नर है, सही नाम क्या है? एडवर्ड जेन्नर है। तो नाम, इस नाम के एक डॉक्टर ने क्या है 1796 में क्या है सबसे पहले चीचक का टीका तैयार किया है, जिसकी वजह से उन्हें क्या है वैक्सीनेशन का बाप भी कहा जाता है। किसे? एडवर्ड जेन्नर को वैक्सीनेशन का बाप है। सबसे पहले वैक्सीन तैयार करने वाला शख्स है, वैक्सीनेशन का बाप भी कहा जाता है। तो दुरुस्त जवाब क्या है? पहला जवाब है। तो अब हम क्या है दीगर अशखास के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन है, लुइस पैचर कौन है, और रॉबर्ट कोच कौन है? देखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसके दरियाफत क्या है? पेनिसिलेशन, पेनिसिलेशन, पेनिसिलिन नाम का एक कुछ चीज दरियाफ्त किया इसने। क्या है देखिए पेनिसिलिन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन दरियाफ्त किया, जो कि दुनिया की पहली एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन। इन्होंने इत्तेफाकी तौर पर अपनी लेबोरेटरी में देखा कि फंगस उनकी बैक्टीरिया की प्लेट पर उग रही है और उसके गिर्द बैक्टीरिया मर गए हैं। यह दरियाफत एंटीबायोटिक अद्वियात के दौर का आगाज साबित होती है हुई और लाखों जाने इससे बचाने का सबब बनी। तो इसलिए क्या है, ये पेनिसिलिन जो क्या है एंटीबायोटिक के तौर पर दरियाफ्त करने वाला कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। उसके बाद लुइस पैस्चर। क्या है लुइस पैस्चर? इसने क्या है पैस्चराइजेशन और एक्सीनेशन का उसूल दरियाफ्त किया, उसूल को बताया। क्या है? लुइस पैस्चर एक फ्रांसीसी कीमियादान है और माइक्रो बायोलॉजिस्ट भी था ये, जिनकी दरियाफ्तों ने जदीद माइक्रोबायोलॉजी में की बुनियाद रखी। तो पाश्चराइजेशन क्या है? ये एक अमल है जिसमें दूध या दीगर मशरूबात को मखसूस दर्जे हरारत तक गर्म करके उसमें मौजूदा नुकसानदा जरासीम को ख़त्म किया जा सकता है। इसको पाश्चराइजेशन कहते हैं। जैसे हम डायरी का दूध हमारे पास आता है, वो पाश्चराइज होकर ही आता है ताकि ज़्यादा देर तक क्या हो महफूज रह सके। और वैक्सीनेशन क्या है? इन्होंने इस उसूल को साबित किया कि कमज़ोर या मुर्दा जिस्म, माइक्रोवेबल जिसको कहते हैं, जिसको जिस्म में दाखिल करने से जिस्म उनके खिलाफ कुव्वत मुदाफियत पैदा कर देता है। इन्होंने एंथ्रेक्स और रेबल जैसी बीमारी के लिए भी वैक्सीनेशन तैयार किया था। कौन? लुइस पैस्चर ने। और उसके बाद रॉबर्ट कोच, इसने क्या किया? रॉबर्ट कोच की दरियाफ्त है। ये जरासीमी नजदिया का इमराज का सबूत है और बीमारी के जरासीम की शनाख्त रॉबर्ट कोच एक जर्मनी शनाख्त की। रॉबर्ट कोच का है एक जर्मन तबीब और माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। इन्होंने जदीद बैक्टीरिया लोजी का बानी कहा जाता है इसे। इन्हें क्या है जदीद बैक्टीरियालॉजी का बानी बोलते हैं इसे, रॉबर्ट कोच को। इसने क्या जरासीमी नजरिया पेश किया। इसने इन्होंने साबित किया कि मखसूस बीमारियां मखसूस जरासीम की वजह से होती हैं। इन्होंने कोच के उसूल भी वाजे किए जो कि तय करते हैं कि कोई खास जरासीम किसी खास बीमारी का सबब है या नहीं। ये कोच का उसूल कहता है। जरासीम की शनाख्त कैसे होती है? इन्होंने तिपदिक तिपदिक हीजा और
एंथ्रैक्स जैसी बीमारियों के जिम्मेदार जरासीम की दरियाफ्त किया। तो इससे पता चला रॉबर्ट कोच ने क्या किया। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, तीसरी जमात से, ये क्या है, अब के सवाल क्या है, पेडागोजी पर मुनसर है। 5 सवाल, 6 सवाल देखिएगा, ये जवाब क्या है इसका। तीसरी जमात के बच्चों में, तीसरी जमात के बच्चों में 5वीं जमात के लिए माहौलियाती साइंस की शमूलियत उनमें से है। 5वीं जमात के माहौलियात की शमूलियत है तीसरी जमात के बच्चों में। तो साइंस के तसव्वुरात और मसाइल होंगे, साइंस और समाज साइंस के तसव्वुरात और मसाइल होंगे, समाजी साइंस के तसव्वुरात और मसाइल होंगे, साइंस और रियाजी के तसव्वुरात के मसाइल होंगे। देखिएगा, तीसरी जमात से 5वीं जमात के लिए जब बच्चे जाते हैं, तो यहाँ पर 5वीं के बाद जब बच्चे जाते हैं, तो यहाँ पर माहौलियाती साइंस के अंदर 2 हिस्से होते हैं। क्या, कितने हिस्से? 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा है साइंस का, हाँ, क्या है, साइंस का है एक हिस्सा, हाँ, और एक हिस्सा है एसएस का, जिसे हम समाज साइंस कहते हैं, हाँ, समाज साइंस। तो इस लिहाज से क्या है, यहाँ पर देखिएगा, इसके अंदर क्या है, साइंस के मुतालिक भी होना है और समाज साइंस के मुतालिक उसके तस्वुरात का मसाइल, तस्वुरात और उसके मसाइल पर मुश्तमिल मालूमात होना चाहिए माहौलियाती साइंस में। तो इसलिए क्या है, दूसरा ऑप्शन ये सही जवाब है। सिर्फ हम साइंस या सिर्फ समाज साइंस के तस्वुरात नहीं, इन दोनों को लेना है, यहाँ पर रियाजी की कोई जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए क्या है, दूसरा ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल देखिएगा, मौलम जमात में तलबा से अपने हालिया सफ़र की तफसीलात लाने के लिए, हालिया सफ़र की तफसीलात लाने के लिए कहता है, और जमात में अपने किसी साथी से उस पर बहस करने की तलकीन करता है। तो इस तरह से क्या है, मौलम तलबा को कुछ काम देता है। तो मौलम से इस्तेमाल की गई तकनीक कौन सी है इसमें, हाँ देखिएगा। तो सफ़र को जाने के बाद तफसीलात मालूम लेकर एक साथी के साथ बहस करने के लिए बोलते हैं। तो कौन से हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जिग्सा, पेशेर, बज और फिश बोल। तो ये क्या क्या है, इन चारों के बारे में जानेंगे, बाद में हम ऑप्शन की तरफ आएंगे। सही जवाब क्या है उसकी तरफ हम बाद में आने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला क्या है, जिग्सा। ये एक तालीमी तरीक़ेकार है जिसमें एक बड़े मौजू को छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है। बड़े मौजू को, बड़े मौजू क्या है, छोटे हिस्से में तकसीम किया जाता है। हर तालिब इल्म या ग्रुप एक मखसूस हिस्से का माहिर बनता है और फिर वो अपने हिस्से की मालूमात दूसरे ग्रुप के साथ शेयर करता है, ताकि तमाम तलबा को पूरे मौजू की समझ हासिल हो जाए। ये टीम वर्क और दूसरों की बात सुनने और सिखाने की सलाहियत रखता है। तो ये जिग्सा कहलाता है। और पेड़ शेर क्या है, इस टेक्निक में उस्ताद पहले एक सवाल पूछता है या एक मौजू देता है, इसके बाद तलबा को जोड़ों यानी पेयर्स यानी ग्रुप में बैठने के लिए कहता है, ताकि वो आपस में अपने ख्यालात, जवाबात पर बातचीत कर सकें। और उसके बाद कुछ जोड़ों को अपनी बात क्लास के सामने पेश करने के लिए कहता है, करने का मौका देता है। यह हर तालिब इल्म को बात करने का मौका देता है और उनकी सोच को मुनज़्ज़म करने में उनकी मदद करता है। ये क्या है, पेश शेर शेर करना कहलाता है। तीसरा है बज़। तीसरा क्या है, बज़ है। हाँ, ये एक मुख्तसर और फौरी तौर पर तरीक़ेकार है, फौरी तरीक़ेकार है, जिसमें तलबा को छोटे ग्रुप्स में, यानी एक अक्सर 2 या 3 अफराद के ग्रुप में तकसीम किया जाता है। तो एक सवाल पर मुनस्सर वक्त, जैसे 1 या 2 मिनट के लिए क्या है, बहस करने का मौका देता है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। इसका मकसद फौरी रद्द-ए-अमल का हासिल करना है, हर तालिब इल्म को सोचने पर मजबूर करना और उन्हें ज़्यादा फ़ाल बनाना है बज़ का। और चौथा है फिश बॉल। क्या है फिश बॉल?
इस तरीक़ेकार में एक ग्रुप के कुछ अरकान दरमियान में एक दायरे बनाकर बैठते हैं और एक मौजू पर बहस करते हैं। बाकी तमाम तलबा उनके गिर्द दायरा बनाकर बैठे होते हैं और उनकी गुफ्तगू को सुनते हैं। ये एक बेहतरीन तरीका है जिससे तलबा बराह रास्त बहस में शामिल हुए बगैर भी सीख सकते हैं और ये गुफ्तगू में ज़्यादा तवज्जो और गहराई लाते हैं, जिसे फिश बॉल कहते हैं। तो इस लिहाज से क्या है, यहाँ पर तफसीलात इकट्ठा करता है, तफसीलात लाने के लिए कहते हैं, फिर क्या है, अपने किसी साथी के साथ बहस करने के लिए तलकीन करते हैं। तो तफसीलात लाकर बहस करने का मतलब है तो अपने मालूमात क्या है, अपने ख्यालात और मालूमात को जवाबात की बात कर सकें, जवाबात दूसरों तक पहुंचा सकें। तो इस लिहाज से क्या है, यहाँ पर पेड़ शेयर कर रहा है। क्या है? पेड़ शेयर, यानी अपने हम उम्र के साथी के साथ अपने मालूमात को शेयर कर रहा है बच्चा, अपने मालूमात को। तो दूसरा ऑप्शन सही जवाब है। हाँ, तो अगला सवाल लिखिएगा। बच्चे माहौलियाती साइंस की आमूजिश में बाज़रिए तहकीक या दरियाफ़त बहुत कुछ सीखते हैं। ये ज़ाहिर करता है तहकीक करके, दरियाफ़त करके। तो ये कैसे बच्चे कब तहकीक करते हैं, कब दरियाफ़त करते हैं, देखिएगा। तो ऑप्शन है यहाँ पर माहौलियाती साइंस का रट्टा मारकर सीखना, तो रट्टा मारना तो नहीं है, तो पहला ऑप्शन गया। हाँ, दूसरा ऑप्शन क्या है, माहौलियाती साइंस की आगाही से या हकाइक व मालूमात से सीखी जाती है, तो ये भी नहीं हो सकता, हकाइक के आगाही करना। तीसरा ऑप्शन है माहौलियाती साइंस तिफले मरकज है, चाइल्ड सेंटर है। तो आजकल के दौर में क्या है, सही जवाब बच्चा तहकीक और तलाश करना, दरियाफत करना उसी वक्त कर सकता है जब वो खुद से तैयार हो जाए। तो इसलिए क्या है, तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन है माहौलियाती साइंस मौल्य मरकज का है, ये तो नहीं हो सकता मौल्य मरकज, तो इसलिए क्या है, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, ग्रोही सरगर्मियों को बढ़ावा देने वाले तस्वुरात और तकनीकात क्या हैं? यहाँ चार ऑप्शन है, इश्तराकी आमोजिश, बाहमी ताउनी आमोजिश, तंजीमी आमोजिश और रस्मी आमोजिश। देखिएगा, इनके चारों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इश्तराकी आमोजिश। क्या है इश्तराकी आमोजिश? ग्रोही सरगर्मी, इश्तराक यानी कोऑपरेटिव, यानी इश्तराक करना, शरीक करना। ताउनी ताउनी आमोजिश भी कहते हैं इश्तराकी आमोजिश को। इश्तराकी सीखना एक तदरीसी तरीका है। इश्तराकी आमोजिश क्या है, एक ऐसा तदरीसी तरीका है जहां तलबा छोटे ग्रुप्स में काम करते हैं ताकि एक मुश्तरका मकसद हासिल हो सके। तो इसमें हर तालिब इल्म की अपनी जिम्मेदारी होती है और वो अपने साथियों के साथ मिलकर क्या है, सीखते हैं। ये तरीक़ेकार उस बात पर जोर देता है कि हर फर्द की कामयाबी ग्रुप की मजमूई कामयाबी का हिस्सा है। इसमें उस्ताद का किरदार बहुत अहम होता है, जो ग्रुप्स को मुनज़्ज़म करता और उन्हें रहनुमाई देता है। ये इश्तराकी आमोजिश है। और दूसरा है बाहमी ताउनी आमोजिश, यानी इश्तराकी सीखना, यानी बाहमी ताउनी आमोजिश को इश्तराकी सीखना कहा जाता है। तो ये एक वसी इस्तिलाह है जो हर उस सूरत हाल पर लागू होती है जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर सीखते हैं। तो रहते हैं या दो से ज़्यादा, जिसे बाहमी ताउन, आपस में एक दूसरे की मदद करके सीखना। इसमें ताउन सीखने की तरह सख्त उसूल नहीं होते। इसमें तलबा बाहमी ताउन यानी ख्यालात का तबदला और मसाइल को हल करने के लिए एक साथ काम करते हैं। इसका मकसद इल्म को मुश्तरका तौर पर बाहमी ताउन के तौर पर तश्कील देना है और नए माने दरियाफ़त करना है। और उसके बाद है अगला ऑप्शन, तंजीम आमोजिश, तंजीम करना, है यानी कारपोरेट लर्निंग कारपोरेट लर्निंग वो तदरीसी तरीका जो कारोबारी या कारपोरेट माहौल में मुलाजिमीन की महारतों और इल्म को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मकसद कंपनी या अहदाफ कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए
अक्सर ट्रेनिंग या वर्कशॉप और ऑनलाइन कोर्सेज शामिल होते हैं जिसे तंजीमी आमोश कहते हैं। ये आमतौर पर रिवायती तालीमी निज़ाम से मुख्तलिफ होता है क्योंकि इसका मकसद बराह रास्त पैसा पेशा वाराना तरीके से होता है तंजीमी। और चौथा है रस्मी आमोश, रिवायती सीखना, रिवायती आमोश भी बोलते हैं इसको। इस तदरीसी मॉडल को कहते हैं जो आमतौर पर स्कूलों और कॉलेजों में होता है, सुबह आना शाम में जाना टाइमिंग के हिसाब से। इसमें उस्ताद मालूमात का मरकज़ ज़रिया होता है जो लेक्चर या किताबों के ज़रिए इल्म फ़राहम करता है तलबा को। और तलबा ज़्यादातर गैर फ़ाल यानी पैसिव होते हैं, यानी खामोश बैठकर सिर्फ सुनते हैं। तो मालूमात को याद करके इम्तिहान में पेश करते हैं, लिखते हैं। इस तरीके में तलबा के दरमियान बाहमी ताउन कम होता है और ज़्यादातर इनफरादी कारकर्दगी यहाँ पर अहम होती है। तो इस लिहाज से क्या है, ये ग्रोही सरगर्मियों का अगर हम जिक्र करें तो इश्तराकी आमोजिश में होता है। कहाँ होता है? इश्तराकी आमोजिश में। तो पहला ऑप्शन क्या है? सही जवाब है। अगला सवाल, इब्तदाई मरहले में माहौलियाती साइंस के इक्तिसाबी अज्जा इनमें हैं। इब्तदाई मराहल में, हाँ, देखिएगा यहाँ पर तैयार करना, पेश करना, महासिल। महासिल मतलब हासिल करना। तो ये तो पेश, ये क्या है? सही ऑप्शन नहीं है। तैयार करना तरीक़ेकार और महासिल, तो ये क्या है? सही जवाब है दूसरा ऑप्शन इसका। तैयार करना कुछ मवाद को, हाँ, माहौलियाती साइंस के अंदर क्या है? सबसे पहले तैयार करना और उसका तरीक़ेकार पेश करना, और फिर तरीक़ेकार मतलब टीच करना। बाद में क्या है? उसका हासिल का नतीजा क्या निकलता है उसको देखना। वही क्या है? सही जवाब है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा तैयार करना, पेश करना, तरीक़ेकार, दोनों भी यहाँ, ये तीसरा ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन तैयार करना महासिल मतलब हासिल करना, और नतीजा क्या होता है उसको देखना। महासिल और नतीजा एक ही मायने में आते हैं, और पेशकश और तरीक़ेकार दोनों भी एक ही मायने में आते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन गए। तो इसलिए क्या है? ये पेशकश महासिल, पेशकश करना, पेश करना और महासिल, ये भी नज़दीकी है, लेकिन सही जवाब दूसरा है, ऑफिशियल की आंसर है। तो अगला और आखिरी सवाल देखिएगा, तफसील बयानात के मुताले से माहौलियाती साइंस की हिमायत करने वाला मौजूद तरीन बयान का इंतखाब करना है। तो माहौलियाती साइंस की हिमायत करने वाला पहला ऑप्शन है, पहला तीन बयान दिए गए। पहला बयान है पेचीदा तस्वुरात को समझने में तलबा की मदद करना है। दूसरा बयान है तज्जियाती मालूमात मुहैया करना है। तीसरा ऑप्शन है तलबा को मालूमात के मुताबिक मालूमात के इतलाक की जानिब गामजन नहीं करना, मालूमात की इतलाक की जानिब। तो इसलिए क्या है? तीसरा क्या है? यहाँ पर बयान गलत है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है? पहला ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों क्या है? सही है। तो पहला ऑप्शन सही है। ये रहा माहौलियाती साइंस 2000 कर्नाटका टीटी पेपर 1 का, पेपर 1 जो माहौलियाती मालूमात या माहौलियाती साइंस के मुताल्लिक है। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आप तक जल्द अज जल्द मज़ीद मालूमात पहुँचा सकें। और आखिर में आपसे कहता हूँ कि जो चंद ही दिनों में हुकूमत कर्नाटक कॉल फॉर्म करने वाली है, और फिलवक्त क्या है, टीटी महाराष्ट्र में टीटी कॉल फॉर्म हो गए हैं, तो उनके लिए भी क्या है ये वीडियोस मुफीद है। तो इस लिहाज से क्या है, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, इसमें आप स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हैं। इंशाल्लाह फिर हम अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।